हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। सर्विंग के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जितने भी तरह का करेक्शन ऑलमोस्ट हम लोग पढ़ चुके थे, उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें जितना भी इंपॉर्टेंट टाइप का करेक्शन है सबको कवर करता है। एक क्वेश्चन को पढ़िएगा, फाइंड द टोटल करेक्शन। टोटल करेक्शन निकालना है पर टेप लेंथ। एक टेप लेंथ में टोटल करेक्शन कितना होगा विद द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। कुछ कुछ डाटा दिया हुआ है, क्या डाटा दिया हुआ है उसको पढ़ते हैं। लेंथ ऑफ द टेप, जो टेप है वो 30 मीटर का है। वेट ऑफ द टेप, कंप्लीट वेट जो है 30 मीटर का जो टेप है उसका जो वेट है 1.2 kg। टेम्परेचर एट विच टेप इज स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब कि जो टेप बनाया होगा जो कंपनी, वो किस आइडियल टेम्परेचर के लिए बनाया हुआ है, 14 डिग्री सेल्सियस के लिए। ठीक है। पुल एट विच टेप इज स्टैंडर्डाइज्ड, जो पुल बताया गया कि इस पुल पे ही इस टेप को यूज़ करिए, वो स्टैंडर्ड पुल कितना है 10 kg का। ठीक है। अब फील्ड में क्या हुआ है इसको देखिए। फील्ड में फील्ड टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस का है। ठीक है। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना का था, 14 डिग्री सेल्सियस। इससे ज़्यादा टेम्परेचर है फील्ड पे, तो लेंथ ऑफ द टेप क्या होगा, वो स्ट्रेच हो जाएगा थोड़ा सा, गर्मी बढ़ने की वजह से उसमें थोड़ा सा इलोंगेशन आएगा। टेप ओरिजिनल लेंथ से 30 मीटर के लेंथ से थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ठीक है। इसके वजह से जो मेजरमेंट होगा वो कम होगा, करेक्शन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। किसके वजह से, टेम्परेचर। आगे बढ़ते हैं। पुल अप्लाइड इन द फील्ड। ठीक है। अब पुल जो अप्लाइड किया गया, बोला गया था कि 10 kg का ही पुल यूज़ करिए, स्टैंडर्ड पुल वही है, लेकिन अप्लाइड क्या कर दिया गया, 15 kg का पुल। इसके वजह से भी लेंथ ऑफ द टेप क्या हो जाएगा, स्ट्रेच होगा, इससे मेजरमेंट कम होगा। ठीक है। और जो मेजरमेंट कम हुआ यानी कि एरर नेगेटिव, करेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है। इस दोनों के वजह से, टेम्परेचर और पुल के वजह से। आगे आते हैं। अब इसमें सैग करेक्शन भी अप्लाइड कर देंगे। टोटल करेक्शन पूछा गया है, इंडिविजुअल करेक्शन नहीं। फाइंड द टोटल करेक्शन। तो टोटल करेक्शन में सैग तो हमेशा होगा ही होगा, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा रहता है। जब भी हम लोग टेप को हवा में इस तरह से पकड़ते हैं दोनों एंड पे, तो सैग हमेशा वो कैटेनिटी का फॉर्म लेगा ही टेप, और उसके वजह से जो लेंथ ऑफ द चेन है या टेप है वो ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा कम हो जाता है सैग होने की वजह से, और इसके वजह से मेजरमेंट ज़्यादा होता है, यानी कि एरर पॉजिटिव और करेक्शन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो ठीक है। तो कम्युलेटिव टाइप का अलग अलग वेराइटीज़ का एरर यहाँ पर है, उसके वजह से अलग अलग टाइप का करेक्शन भी इन्वॉल्व होगा। उसी करेक्शन को अलग अलग हम लोग इंडिविजुअली समझेंगे, और फाइनली हर एक करेक्शन को एक जगह ऐड करके टोटल करेक्शन कितना अप्लाइड होगा एक चेन लेंथ के लिए, यानी 30 मीटर के लिए टोटल करेक्शन, वो तीनों को जोड़ के, कौन कौन, पुल, सैग और टेम्परेचर, तीनों के वजह से जो करेक्शन होगा उसका कंबाइंड इफेक्ट 30 मीटर चेन में कैसा होगा उसको देखने जा रहे हैं। ठीक है। डेंसिटी ऑफ द चेन, डेंसिटी का जरूरत पड़ेगा एरिया निकालने में, इसको देखिएगा। डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सीसी। ठीक है। यहाँ पे देखिए वेट केजी में दिया है और यहाँ पे डेंसिटी ग्राम में दिया है, तो कहीं ना कहीं यूनिट का थोड़ा सा कन्वर्जन हम लोग को करना पड़ेगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2.1 इंटू 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन 0.000035 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, सेल्सियस। ऐसा कुछ दिया हुआ है डाटा। अब एक एक करके सारा करेक्शन हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले जो ईजीएस्ट टाइप का जो एरर है, इसका सॉल्यूशन देखिए, वो हम लोग टेम्परेचर की वजह से जैसे लगा देते हैं। करेक्शन ड्यू टू टेम्परेचर। ठीक है। राइजिंग टेम्परेचर होगा, उसके वजह से एरर आएगा, और उसके वजह से हम लोग को करेक्शन अप्लाइड करना पड़ेगा। अब कैसा करेक्शन होगा, इसका साइन के वजह के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। फॉर्मूला क्या था, अल्फा Tm माइनस T0 इंटू एल। Tm क्या है, मेजरमेंट के समय क्या टेम्परेचर रहा है, और स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है, उस दोनों का यहाँ पे नोटिफिकेशन है, ये m और 0 इंटू एल, यानी कि पर टेप लेंथ। अल्फा का वैल्यू 0.000035 to 345। ठीक है। Tm मेजरमेंट के समय, फील्ड में मेजरमेंट कितना था, मेजरमेंट के समय टेम्परेचर 32 डिग्री सेल्सियस माइनस स्टैंडर्ड टेम्परेचर 14 डिग्री सेल्सियस इंटू लेंथ ऑफ द टेप 30 मीटर। ठीक है। इसको आप लोग कैलकुलेट करिए कैलकुलेटर पे, साथ में आप लोग भी कैलकुलेट करें। ठीक है। कॉपी पेन लेके बैठे वीडियो को देखने, तब क्लासरूम वाला फील आएगा। ठीक है। 0035 इंटू 32 माइनस 14 इंटू 30, ये जो करेक्शन आता है 1.89 इंटू 10⁻⁻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 
-3 मीटर का आता है। ठीक है, इसको mm में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर में भी रहने दे सकते हैं। अब देखिए टेम्परेचर चूंकि बढ़ा है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर से टेम्परेचर बढ़ा है, तो लेंथ ऑफ द चेन या टेप क्या हो जाएगा, ओरिजिनल लेंथ से बढ़ेगा, और बढ़े हुए टेप से जो मेजरमेंट होता है वो कम होता है, यानी कि एरर कैसा है, नेगेटिव, करेक्शन क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो यानी ये करेक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, टेम्परेचर की वजह से इतना अमाउंट हुआ वो पॉजिटिव। अब आते हैं जैसे कि पुल के वजह से, ठीक है, करेक्शन ड्यू टू पुल, क्या था फॉर्मूला, ये था, जहाँ पे पीएम क्या है, मेजरमेंट के समय में अप्लाइड पुल। ठीक है, पुल मतलब टेंसाइल फोर्स, पुश मतलब कंप्रेसिव फोर्स, पुश मतलब किसी को ढकेलना, और पुल मतलब खींचना। ठीक है, बहुत बार आप डोर में लिखा हुआ देखते होंगे पुल या पुश, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, पुल क्या करना है, पुश क्या। पुश मतलब आपको अंदर की तरफ ढकेलना है, पुल मतलब अपनी तरफ खींचना है, ये मतलब है यहाँ पे पुल का। ठीक है, पीएम देखिए, पीएम दिया हुआ है कितना, 15 kg, P0 स्टैंडर्ड पुल दिया हुआ है 10 kg, लेंथ ऑफ द टेप 30 मीटर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन वो नहीं दिया हुआ है, ई दिया हुआ है किसमें, 2.1 × 10⁶ kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, ई दिया हुआ है, लेकिन एरिया कहीं भी आप डाटा नहीं देख रहे होंगे, तो एरिया कैसे निकलेगा, एरिया देखिए यहाँ पे वेट ऑफ द टेप 1.2 kg दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द स्टील, यानी जिस स्टील से वो टेप बना है उसका डेंसिटी यानी घनत्व तो दिया हुआ है 7.86 ग्राम पर सीसी। ठीक है, वेट, टोटल वेट जो होता है वो घनत्व इंटू वॉल्यूम, इस दोनों का प्रोडक्ट होता है टोटल वेट। कैसे होता है, जैसे टोटल वेट देखिए केजी है, डायमेंशन इक्विलिब्रियम जैसे करते हैं, टोटल वेट केजी में दिया हुआ है, घनत्व का जैसे केजी पर मीटर क्यूब, वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब, ये कट गया, डायमेंशन इक्विलिब्रियम हो गया केजी और केजी, यानी डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वेट के बराबर हो जाएगा। और वॉल्यूम को हम लोग कहीं ना कहीं क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम को लिख सकते हैं कि नहीं, एरिया इंटू लेंथ। तो इसी से हम लोग को एरिया पता चल जाएगा। देखिए घनत्व तो दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, टोटल वेट दिया हुआ है, क्या नहीं पता है, सिर्फ एरिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए और एरिया निकल जाएगा। ठीक है, बस यूनिट सेम रहना चाहिए। देखिए केजी है तो साइड भी केजी, बस यूनिट का आप ध्यान रखना है। इसी कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। टोटल वेट कितना दिया हुआ है, 1.2 kg, घनत्व 7.86 ग्राम है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ग्राम को पहले केजी में कन्वर्ट करिए, क्योंकि इधर भी क्या है, केजी है, तो 1000 से भाग देंगे तो ये केजी आ गया। अब केजी पर सेंटीमीटर क्यूब में आ गया। ठीक है, इसका अब किससे मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम से। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। लेंथ कितना है, 30 मीटर। ठीक है, 30 मीटर, इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, तब एरिया जो फाइनल निकल के आएगा सेंटीमीटर, क्योंकि सारा यूनिट देखिए इसमें भी सेंटीमीटर यूज़ किया गया है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, तो इसको भी 30 मीटर को भी किस में कन्वर्ट कर लीजिए, सेंटीमीटर में। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 30 मीटर बराबर 30 इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो एरिया कितना निकल जाएगा, एरिया 1.2 मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय 7.86 इंटू 30 इंटू 100। ठीक है, इस तरह से कहीं ना कहीं एरिया निकल जाएगा। 1.2 इंटू 1000 डिवाइडेड, आप लोग भी कैलकुलेट करें, हो सकता है ह्यूमन एरर मेरे से कुछ मिस्टेक आए, आप लोग रीचेक करें और बताएं कि कैलकुलेशन सही है या नहीं। ठीक है, ये एरिया आता है 0.051 सेंटीमीटर स्क्वायर, लिख सकते हैं 5089 है, 51 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ले सकते हैं। ठीक है, इतना एरिया आया। अब इसको पुट कर दीजिए इसमें और वैल्यू निकल जाएगा। पीएम का वैल्यू 15 kg। ठीक है, माइनस P0 का वैल्यू 10 kg, लेंथ जैसे 30 मीटर रहने देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इसको मीटर में क्यों रहने दिए हैं, बाकी को सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, इसका भी आप इसको सेंटीमीटर में अगर लिखेंगे तो आंसर आएगा सेंटीमीटर में, इसका जो यूनिट रहेगा उसी में आंसर आ जाएगा, बाकी सारा यूनिट कट जाएगा। दिखाते हैं कैसे। एरिया 0.051 सेंटीमीटर स्क्वायर है जैसे सपोज करिए, और ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
2.1 इंटू 10⁻6 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका यूनिट 15 kg माइनस 10 kg, इसका भी यूनिट कहीं ना कहीं kg होगा, इसका यूनिट मीटर होगा, इसका यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर कट गया, kg से kg कट गया, तो फाइनली बचा क्या यूनिट मीटर में। अगर इसको आप सेंटीमीटर में लिखते हैं तो आंसर भी सेंटीमीटर में आता, मीटर में लिखे हैं तो आंसर भी मीटर में आएगा। क्योंकि ये करेक्शन मीटर में निकाले हैं तो इसलिए इसको भी मीटर में ही रहने दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप डायमेंशन को भी रीचेक करते जाइएगा, क्योंकि बहुत बार होता है आंसर थोड़ा सा वेरी कर जाता है, ठीक है। तो इसको बस सॉल्व करना है और आंसर निकल जाएगा 5 kg माइनस 5 इंटू 30 डिवाइडेड बाय 0.051 इंटू 2.1 इंटू 10⁻6, ये वैल्यू आता है 1.4005 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। ये वैल्यू आ गया करेक्शन ड्यू टू पुल, ठीक है। अब एक और करेक्शन बचता है, करेक्शन ड्यू टू सैग। करेक्शन ड्यू टू सैग, अब इसका जैसे साइन देखेंगे क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। देखिए पुल जो अप्लाइड था, मेजरमेंट के समय पुल अप्लाइड था, वो स्टैंडर्ड पुल से क्या था, ज़्यादा था। जब भी ज़्यादा पुल अप्लाइड होगा किसी भी टेप में तो वो ओरिजिनल लेंथ से थोड़ा सा स्ट्रेच हो सकता है, ठीक है। स्ट्रेच होने का मतलब वो ओरिजिनल लेंथ से वो टेप का लेंथ है वो बढ़ गया, और बढ़े हुए टेप के लेंथ से जो मेजरमेंट होता है वो कम होता है, यानी एरर नेगेटिव, करेक्शन जस्ट उसका उल्टा पॉजिटिव। यानी इसके वजह से भी करेक्शन जो होगा पुल के वजह से अभी फिलहाल पॉजिटिव होगा, ठीक है। यही अगर पुल स्टैंडर्ड पुल से कम लगता तो नेगेटिव भी हो सकता था। अब दूसरा जो करेक्शन है वो क्या है, करेक्शन ड्यू टू सैग। अब मदर ग्रेविटी तो हमेशा रहता ही रहता है, तो टेप को क्या करेगा, थोड़ा सा कैटेनिटी के फॉर्म में इस तरह से अपनी तरफ झुकाता है। जैसे ये एक इंड है, ये एक इंड है, ओरिजिनल लेंथ जैसे यहाँ से यहाँ तक अगर कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल रहता तो ये लेंथ रहता, ड्यू टू सैग इसका लेंथ क्या हो जाएगा, थोड़ा सा घट जाएगा, और छोटे लेंथ क्या हो गया, चेन का छोटा हो गया, और छोटे हुए लेंथ से चेन के या टेप के लेंथ से जो मेजरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, यानी कि एरर कैसा होता है, पॉजिटिव, करेक्शन जस्ट उसका उल्टा नेगेटिव। तो इसके वजह से जो सैग के वजह से करेक्शन होगा वो ऑलवेज नेगेटिव होगा, ये एक ध्यान रखने वाला बात है, ठीक है। तो इसको देखते हैं, सैग के वजह से करेक्शन ड्यू टू सैग। सैग के वजह से जैसे करेक्शन जो होता है वो फार्मूला क्या था, WL स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय 24 PM का स्क्वायर, ये था। W जहाँ पे kg पर मीटर यूनिट वेट था एक तरह से, इंटू लेंथ ऑफ द टेप, ठीक है। उसके बाद ये लेंथ, ये भी लेंथ ऑफ द टेप, पर टेप अगर करेक्शन निकाल रहे हैं तो ये लेंथ ऑफ द टेप डिवाइड बाय 24 PM, यानी मेजरमेंट के समय क्या पुल अप्लाइड है उसका वैल्यू का स्क्वायर, ठीक है। तो W इंटू L, जैसे कि W का यूनिट क्या है, kg पर मीटर, 1 मीटर में इतना kg भार है, तो 30 मीटर में टोटल लेंथ से अगर गुना करेंगे तो कंप्लीट वेट पता चल जाएगा, W इंटू L कर देंगे तो टोटल W पता चल जाएगा, यानी कंप्लीट वेट ऑफ द टेप, ठीक है। 1 मीटर में इतना kg, तो L मीटर में कितना kg, L से मल्टीप्लाई कर दे इस W को तो टोटल वेट पता चल जाएगा, यानी W इंटू L को क्या लिख सकते हैं, टोटल वेट का स्क्वायर इंटू L डिवाइडेड बाय 24 PM स्क्वायर। इसके जगह ये लिख सकते हैं, ये क्यों लिखें, क्योंकि टोटल वेट हमको यहाँ पर पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। यूनिट वेट नहीं दिया, अगर यूनिट वेट दिया रहता तो सिंपली इसी फॉर्म में हम लोग सॉल्व करते। यूनिट वेट नहीं दिया हुआ है, टोटल वेट दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लिए, इस टर्म को कन्वर्ट कर लिए टोटल वेट के टर्म में। अब W का वैल्यू कितना है, 1.2 का स्क्वायर इंटू लेंथ 30 मीटर डिवाइडेड बाय 24 PM पुल अप्लाइड कितना पुल अप्लाइड है, 15 kg, 15 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए और मीटर में करेक्शन निकल जाएगा। देखिए ये भी kg स्क्वायर, ये भी kg स्क्वायर, ये यूनिट कट गया, ठीक है। बचा सिर्फ किसका यूनिट, इस लेंथ का यूनिट, यानी 30 का यूनिट, वो करेक्शन हो जाएगा। 1.2 का स्क्वायर इंटू 30 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 15 का स्क्वायर, ये वैल्यू आता है 8 इंटू 10⁻³ 8 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और ये जो करेक्शन होगा
छोटे लेंथ से, टेप के लेंथ से जो मेजरमेंट होता है वो ज़्यादा होता है, एक्चुअल लेंथ से ज़्यादा मेजरमेंट कर लेते हैं, यानी एरर पॉजिटिव होता है, करेक्शन नेगेटिव होता है। तो इसके वजह से जो करेक्शन होगा वो नेगेटिव होगा। अब टोटल करेक्शन जैसे पूछा जाए, तो जैसे कि यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा था टोटल करेक्शन, तो टोटल करेक्शन क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे, इस दोनों एरर को ऐड करेंगे, करेक्शन को ऐड करेंगे और उस करेक्शन को घटा देंगे आपस में, ठीक है। तो टोटल करेक्शन, जैसे टोटल करेक्शन अगर पूछा जाए तो टोटल करेक्शन प्लस 1.89 इंटू 10⁻³ प्लस ऑफ 1.4005 इंटू 10⁻³ माइनस 8 इंटू 10⁻³ इतना सब यूनिट जो है वो किस में है, मीटर में ही है, ठीक है। इस सभी को ऐड करिए और फाइनली वैल्यू पता चल जाएगा, 1.89 प्लस 1.4005 माइनस 8, ठीक है। ये जो वैल्यू आता है वो माइनस साइन के साथ 4.7095 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। फाइनल जो करेक्शन है वो नेगेटिव में होगा, यानी 30 मीटर माइनस इतना वैल्यू कर दीजिएगा तो वो पर टेप इतना करेक्शन हुआ, हर एक टेप लेंथ के लिए इतना करेक्शन अप्लाइड करना पड़ेगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो है ऑब्स्टेकल इन चेनिंग, ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। आप जब भी फील्ड पर चेनिंग करने जाएंगे, चेन लेके लीनियर मेजरमेंट करने जाएंगे, सपोज करिए ए ये पॉइंट है और बी ये पॉइंट है, ठीक है। तो इस तरह से जैसे इस लाइन पे आगे बढ़ते हुए जाना है, रेंजिंग करते हुए जाना है, रेंजिंग करते हुए जाना है मतलब कि देखते हुए भी जाना है, ठीक है। इंटरमीडिएट पॉइंट बहुत सारा बीच में मिलेगा, बी की तरफ देखते हुए भी जाना है कि सही दिशा में हम लोग जा रहे या नहीं, उसको बोलते हैं रेंजिंग। और चेन से मेजरमेंट करते हुए जाना है, उसको बोलते हैं चेनिंग। रेंजिंग और चेनिंग दोनों करते हुए जाना रहता है किसी भी लाइन को आप अगर लीनियर मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दो ऑपरेशन इन्वॉल्व होता है जब भी लीनियर मेजरमेंट करते हैं। चेनिंग मतलब कि चेन के थ्रू या टेप के थ्रू मेजरमेंट, और सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं उसके लिए रेंजिंग करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप चेनिंग और रेंजिंग करेंगे तो बहुत सारा व्यवधान आपको रास्ते में मिलेगा, बहुत सारा ऑब्स्टेकल्स रास्ते में मिलेगा। जैसे आप इस रास्ते में जा रहे हैं, बीच में कोई छोटा सा तालाब मिल गया, इसी रास्ते के बीचों बीच इस तरह से तालाब मिल गया, ठीक है। अभी भी क्या है कि आपको दिख रहा है, बी पॉइंट दिख रहा है, लेकिन इस होते हुए क्या कर सकते हैं, चेनिंग नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि बीच में क्या हो गया, एक व्यवधान हो गया, ठीक है। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपको जैसे बी पॉइंट तक जाना है, बीच में कोई बिल्डिंग पड़ गया, कुछ डिस्टेंस गए आगे बिल्डिंग पड़ गया, ठीक है, ये बिल्डिंग है जैसे। तो अब इस रास्ते से आपको बी पॉइंट दिख भी नहीं रहा है, आगे का पॉइंट दिख भी नहीं रहा है, और इस होके चेनिंग भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ना चेन से लीनियर मेजरमेंट कर सकते हैं, ना बी पॉइंट को देख सकते हैं। तो अलग अलग ऑब्स्टेकल्स आ सकता है। क्या आपको विजन में प्रॉब्लम है, दिखने में प्रॉब्लम है आगे का पॉइंट, एक ऑब्स्टेकल्स। क्या आपको दिख रहा है लेकिन चेनिंग नहीं कर सकते, जैसे कि ये नदी है या तालाब है, तो आपको दूसरा पॉइंट दिख रहा है लेकिन आप इस होके नदी होते हुए बीचों बीच चेनिंग नहीं कर सकते, ये अलग तरह का प्रॉब्लम। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग में क्या है कि आप जैसे बिल्डिंग में क्या है, ना तो आप बी पॉइंट को देख सकते हैं, ना इस होके चेनिंग कर सकते हैं, यानी कि रेंजिंग में भी प्रॉब्लम हो गया, विजन में भी प्रॉब्लम हो गया और चेनिंग में भी प्रॉब्लम हो गया। तो जब भी इस तरह का ऑब्स्टेकल्स आता है, जैसे कि झाड़ी, एक एग्जांपल हम लिए थे स्टार्टिंग में, झाड़ी में हो सकता है कि बहुत बड़ा झाड़ी नहीं हो, ठीक है, मतलब हो सकता है कि आपको क्लियर इतना इस तरह का झाड़ी हो कि आगे का पॉइंट दिख नहीं रहा हो और नीचे से आप चेन किसी तरह बिछा सकते हैं, ठीक है। तो झाड़ी एक तरह का ऐसा ऑब्स्टेकल है जो कि हो सकता है कि विजन में प्रॉब्लम क्रिएट करे लेकिन चेनिंग में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे, ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। तो इस तरह का अलग अलग टाइप का चेनिंग में ऑब्स्टेकल्स आ सकता है, प्रॉब्लम आ सकता है। अब इस तरह का ऑब्स्टेकल आए तो इसको कैसे ओवरकम करेंगे, इससे कैसे हम लोग निजात पाएंगे इस तरह के ऑब्स्टेकल से, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसा कि आपके स्क्रीन में आ रहा होगा, पहला टाइप का जो प्रॉब्लम है ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग, इसमें पहले देखिए वेरियस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन चेनिंग आर क्लासिफाइड एज अंडर, ठीक है।
जैसे आप लोग को नोट्स में बहुत कोई प्रॉब्लम आता है कि सर ये क्या लिखे हैं, पढ़ने में नहीं आ रहा है, राइटिंग प्रॉब्लम है, तो उसलिए क्या कर रहे हैं, एक एक पॉइंट को यहाँ पर पढ़ दे रहे हैं, ठीक है। तो जो भी राइटिंग का प्रॉब्लम था वो आप लोग को दूर हो जाएगा। समझिए यहाँ पे पहला जो पॉइंट है, चेनिंग फ्री बट विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है। यानी कि चेनिंग कर सकते हैं लेकिन रेंजिंग में प्रॉब्लम है, विजन में प्रॉब्लम है। चेनिंग कर सकते हैं लेकिन विजन में प्रॉब्लम है। जैसा कि देखिए यहाँ पर ये जैसे झाड़ी वाला जो प्रॉब्लम बोल रहे थे कि बीच में कोई झाड़ी हो सकता है, तो इसके होके हम लोग नीचे नीचे से चेन बिछा सकते हैं, चेनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको दिखने में प्रॉब्लम आएगा। इसके पत्ते से जो टहनियाँ होंगी उससे आपको दिखने में क्या होगा, विजन में प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। इस दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है विजन फ्री बट चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। जैसे कि तालाब वाला जो प्रॉब्लम हम बोल रहे थे, नदी आ गया, तालाब आ गया, तो आप एक पॉइंट से दूसरे एंड तक देख सकते हैं आर पार, लेकिन इस होकर नदी में घुसते हुए चेनिंग आप नहीं कर सकते, लीनियर मेजरमेंट नहीं कर सकते। ये दूसरे तरह का प्रॉब्लम। अब तीसरे तरह का जो प्रॉब्लम है वो बोथ चेनिंग एंड विजन ऑब्स्ट्रक्टेड। जैसे बिल्डिंग का एग्जांपल ले रहे थे, उसमें चेनिंग भी डिफिकल्ट है और रेंजिंग भी डिफिकल्ट है, दोनों डिफिकल्ट है। तो पहले तरह के प्रॉब्लम को हम लोग देखिए, सच टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस आर काउज्ड ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड। अब बीच में जैसे ग्राउंड थोड़ा ऊंचा हो गया तो आपको विजन में प्रॉब्लम आ जाएगा, ठीक है। बीच में जैसा कोई टीला जैसा, टीला नुमा, ए से बी पॉइंट के बीच में थोड़ा सा पठार जैसा पहाड़ी नुमा कोई स्लोप है, वैसा ग्राउंड है, तो आपको ए से बी दिखने नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन चेनिंग आप कर सकते हैं, ठीक है। सच टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन आर काउज्ड ड्यू टू राइजिंग ग्राउंड और ड्यू टू थिक ग्रोथ ऑफ स्क्रब, ठीक है। थिक ग्रोथ ऑफ श्रब्स मतलब क्या है कि झाड़ी, ठीक है। थिक ग्रोथ ऑफ श्रब जैसे पहला टाइप का ऑब्स्टकल है, इसको समझिए कि यहाँ पर आप चेनिंग कर सकते हैं, नीचे नीचे चेन बिछा के चेनिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको विजन में प्रॉब्लम आ रहा है पत्ता टहनी के वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे इसके एक एंड पे कोई पॉइंट है, इसके ये एंड पे पॉइंट है, इसी दोनों के बीच में चेनिंग हम लोग को करने में दिक्कत आ रहा था। इधर हम लोग कर लिए हैं, इसके बाद भी करने में कोई दिक्कत नहीं है जैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ से इस दोनों के बीच का कैसे करें लीनियर मेजरमेंट, इसको देखिए। हम लोग इसके इधर ग्राउंड तो क्लियर होगा, इसके इधर भी ग्राउंड जैसे क्लियर होगा, तो किसी भी साइड जाके, ठीक है, जैसे बी पॉइंट तक पहुँचे और बी से यहाँ से परपेंडिकुलर, जैसे ये सी पॉइंट है, सॉरी इस तरह से जैसे सी को देखेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री ऑफसेट ले लेंगे हम लोग। इस तरह का 90 डिग्री ऑफसेट बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट है, बहुत सारे कंपास है, उससे हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री फिट कर सकते हैं बी पॉइंट पर। अब देखिए यहाँ पे एक ज्योमेट्री, सिंपल ज्योमेट्री का यहाँ पर लगाकर हम लोग ए बी लेंथ, जैसे ये ए बी ए सी लेंथ को हम लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 90 डिग्री है, ये एक तरह से कर्ण हो गया, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए सी इक्वल्स टू अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए सी बी सी स्क्वायर। इस तरह से ए सी का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सा ज्योमेट्री यूज़ की हम लोग। जैसे दूसरे टाइप का प्रॉब्लम है, उसको देखिए। दूसरे टाइप का जो प्रॉब्लम है, विजन फ्री बट चेनिंग ऑब्स्ट्रक्टेड। जैसे कि तालाब, नदी, ये क्या है, एक एंड से दूसरे एंड आप देख सकते हैं, रेंजिंग कर सकते हैं, विज़न है क्लियर, लेकिन चेन आप बीच में लेआउट नहीं कर सकते, चेन को बिछा नहीं सकते हैं, चेनिंग में दिक्कत आएगा, ठीक है। सर इसको पढ़िए, सच प्रॉब्लम अकर्स इन द चेनिंग व्हेन ए पॉन्ड कॉमा रिवर इंटरवेंस द चेनिंग। मतलब कि इंटरवेंस मतलब क्या करता है, डिस्टर्ब करता है चेनिंग को, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्ट करता है। द फॉलोइंग फिगर्स shows various method based on simple geometry to measure such distance, ठीक है। बहुत सारे ज्योमेट्रिकल हम लोग मेथड्स अप्लाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसी में से देख रहे हैं आप लोग। सबसे पहला एक सिंपल सा ज्योमेट्री, जैसे कि हम लोग ए से बी की तरफ जा रहे थे, ए से बी की तरफ जा रहे थे, ठीक है। बीच में किसी तरह का तालाब, नदी, कुछ भी छोटा सा डिप्रेशन मिल गया जिसमें कि पानी भरा हुआ है, हम लोग इस होके चेनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस लाइन से हम लोग परपेंडिकुलर ऑफसेट एक लिए, सी पॉइंट पर पहुंचे और सी से देखें क्या बी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इस पॉइंट के दूसरे तरफ वाला जो पार्ट है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। दिख रहा है तो किसी मेथड से हम लोग कंपास से या फिर टेक्योमेट्री से या फिर थियोडोलाइट से ये बीच का एंगल अल्फा हम लोग मेज़र कर लिए, ठीक है। ये अल्फा मेज़र कर सकते हैं। जैसे आने वाली यूनिट में हम लोग कंपास पढ़ेंगे तो ये इंक्लूडेड एंगल अल्फा को मेज़र करना आसान है, वो मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 10 अल्फा इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी।
टेन अल्फ़ा इक्वल्स टू ए बी डिवाइडेड बाय ए सी। तो हमको निकालना क्या था, ए बी, तो ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू 10 अल्फ़ा, ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए सी इंटू 10 अल्फ़ा। इस तरह से ए बी जो रिक्वायर्ड था वो इस ज्योमेट्री से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे दूसरा टाइप का है कि हम लोग आइसोस्केल्स ट्रायंगल खींच के भी निकाल सकते हैं। सभी अगर भुजा का ये एंगल और ये एंगल बराबर हो आपस में, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। जैसे कि ए से बी हम लोग को मेजरमेंट करना था, बीच में किसी तरह का ऑब्स्टेकल आ गया, पॉन्ड आ गया, ठीक है, डिप्रेशन आ गया, तो हम लोग सी की तरफ गए और सी जितना डिस्टेंस सी हम लोग मेजरमेंट किए, एंगल अगर 60 डिग्री है, 60 डिग्री और हम लोग लेके इस बी को देखते हैं, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्यों? क्योंकि इंक्लूडेड एंगल तीनों का क्या है, बराबर है, 60, 60 और 60। तो जितना AC का डिस्टेंस होगा चाहे CB का डिस्टेंस होगा, AC इक्वल्स टू CB इक्वल्स टू AB हम लोग बोल सकते हैं। इस तरह से ये निकल सकता है। जैसे तीसरा मेथड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कि ये कंप्लीट जैसे रिवर है, इस होके इस तरह से रिवर गया है, ठीक है, और हम लोग को A से B की तरफ इस तरह से जाना था, इस लाइन होके जाना था, तो बीच में A से B जो कैसे मेजरमेंट करें, बीच में तो नदी आ गया, कंप्लीट नदी आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं कि A से B के पैरेलल D से E एक लाइन खींचते हैं इस साइड, ठीक है, और उस साइड जाकर जैसे बोट के माध्यम से क्या किसी तरह से B पॉइंट पर कोई स्टाफ खड़ा है, ठीक है, वहाँ से एक पॉइंट देखता है इस डायगोनल डिस्टेंस में E, ठीक है, और कहीं ना कहीं ये C पे बीच में कट करता है। अब देखिए AB लाइन के परपेंडिकुलर होना चाहिए इस डायरेक्शन में, हम लोग जो D की तरफ गए हैं, AB लाइन से परपेंडिकुलर होना चाहिए ये AD लाइन, ठीक है, और AB पैरेलल होना चाहिए DE के, ठीक है। क्या क्या हम लोग किए, AB के पैरेलल किए DE को, और AB के परपेंडिकुलर डायरेक्शन हम लोग गए AD के तरफ, ठीक है। अब ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, यानी कि AB डिवाइडेड बाय AC इक्वल्स होगा DE डिवाइडेड बाय CD, ठीक है। तो हम लोग को जो डिस्टेंस चाहिए, जैसे AB चाहिए, तो AB ऐसे पता चल जाएगा, DE इंटू AC डिवाइडेड बाय CD, ठीक है। इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। या अगर AC बराबर किसी तरह से हम लोग CD को करते हैं, AC जितना गए हैं उतना ही CD चला जाए, AC इक्वल्स टू CD अगर हम लोग लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली DE बराबर AB होगा, ठीक है। जितना मेजरमेंट DE का होगा उतना ही डिस्टेंस AB का होगा, लेकिन कुछ सावधानी बरतना है कि AB के पैरेलल होना चाहिए ये लाइन DE लाइन, और एक्यूरेटली AC के बराबर होना चाहिए CD का वैल्यू। तब सिंपली DE को मेज़र करिए, वही वैल्यू हो जाएगा AB का, ठीक है। ये मेथड है। इसी तरह से सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का ज्योमेट्री को यूज़ करके एक मेथड इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं और लगा सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग को इस तरह से AB डिस्टेंस चाहिए, थोड़ा और पहले से, जैसे मान लीजिए इसको कुछ भी ABC इसको नाम दे दिए हैं, तो DE नाम देते हैं, ठीक है। दो ट्रायंगल बना, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल, ठीक है। ये जितना एंगल है अल्फ़ा, ये भी उतना ही एंगल है अल्फ़ा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी कितना है, 90 डिग्री। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल का प्रॉपर्टी यूज़ करके हम लोग AB डिस्टेंस को भी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, AB डिवाइडेड बाय AC इक्वल्स टू होगा BD डिवाइडेड बाय DE। क्या बोले, AB डिवाइडेड बाय AC इक्वल टू होगा BD डिवाइडेड बाय DE। तो हम लोग को क्या चाहिए, AB BD इंटू AC डिवाइडेड बाय DE, ठीक है। तो BD भी क्या कर सकते हैं, BD कहाँ गया, BD हम लोग मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो BD को क्या लिख सकते हैं, BD को लिखिए, सॉरी यहीं पे लिखना चाहिए था हम लोग को, BD लिख सकते हैं AB प्लस AD, AB डिवाइडेड बाय AC इक्वल्स टू BD को क्या लिख सकते हैं, AB प्लस AD,
ए डी तो मेज़र कर सकते हैं लेकिन ए बी मेज़र नहीं कर सकते। बी डी को ये लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय डी ई। ठीक है, अब इसको देखिए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी इंटू डी ई इक्वल्स टू ए सी इंटू ए बी प्लस ऑफ ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी। ए बी वाले टर्म को एक साइड लेते आइए, इसको इस साइड लेते आइए, तो ए बी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, डी ई और माइनस साइन के साथ ए सी इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी। तो हम लोग को चाहिए क्या फाइनली, ए बी वाला डिस्टेंस। तो ए बी कैसे निकल जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए डी इंटू ए सी डिवाइडेड बाय डी ई माइनस ए सी। इस तरह से फाइनली ए बी क्या किया जा सकता है, निकाला जा सकता है। ठीक है, सिंपल ज्योमेट्री यूज़ करके हम लोग जो ऑब्स्ट्रकल वाला लेंथ था उसको क्या कर सकते हैं, ईजिली निकाल सकते हैं। अब देखिए एक लास्ट टाइप का जैसे ऑब्स्ट्रकल है, ऑब्स्ट्रकल इन बोथ विजन एंड चेनिंग। जैसे बिल्डिंग है बीच में, ये बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग बीच में आ गया, आपको ए से जैसे कि इस डायरेक्शन में बी की तरफ बढ़ना था, तो इस होकर ना तो आप रेंजिंग कर सकते हैं ना तो देख सकते हैं, क्योंकि ये सॉलिड चीज़ है। ठीक है, और ना ही आप चेनिंग कर सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रास्ता बदलना पड़ेगा, दूसरी तरफ से जाकर करना पड़ेगा। बहुत दूर तक इस तरह से जैसे गया है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इससे परपेंडिकुलर ऑफसेट लेके कोई पॉइंट सी पर जाइए। ठीक है, सी से फिर मेज़रमेंट करते हुए जैसे सी तक गए, सी से मेज़रमेंट करिए। ठीक है, जैसे ही ऑब्स्टेकल ओवरकम हो गया, पार हो गया, तो आप फिर से इस लाइन पर आ जाइए और इस तरह से इस लाइन पर आए कि यहाँ पे ये भी 90 बने, ये भी 90 बने, ये भी 90 और ये भी 90, और ये डिस्टेंस आपस में क्या हो, बराबर हो। तो C से D का जो डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस इस पॉइंट से, जैसे A डैश और इसको B डैश बोलते हैं, तो A डैश और B डैश का जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा C से D का डिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ऑब्स्टेकल इन बोथ है रेंजिंग और चेनिंग, तो इस तरह के ऑब्स्टेकल को आप ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव बहुत बार आ सकता है, बिल्डिंग इज ऑब्स्टेकल ऑफ ऑप्शन ए रेंजिंग, ऑप्शन बी चेनिंग, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो कौन सा होगा, बिल्डिंग किस तरह का ऑब्स्टेकल है, दोनों का, रेंजिंग का भी और चेनिंग का। ठीक है, तो इस तरह से ये वाला जो टॉपिक था इससे बहुत ऑब्जेक्टिव बनता है, इसको बहुत बारीकी से ध्यान से थोड़ा समझिए, और इस पर जो न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, करेंगे। दो तीन न्यूमेरिकल है उसको हम लोग देखेंगे। थैंक यू।